डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज का विषय हमारा हिंदी व्याकरण है। जैसा कि आपको पता है, व्याकरण की एक प्रैक्टिस श्रृंखला चली हुई है। आज का जो भाग है वह भाग नंबर 8 है। जो पहले भाग कर चुके हैं सभी वैकल्पिक प्रश्न है। आपको इन प्रश्नों के माध्यम से ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी व्याकरण पे आपको पकड़ है। आप सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखें और ध्यान से देखकर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। प्रश्न के विषय में आपको विस्तृत रूप से बताने की कोशिश की जाएगी कि ये उत्तर आया, क्यों आया, कैसे आया। आप कोशिश कीजिएगा मेरे बताने से पहले आप सही उत्तर का चयन करें और साथ ही अगर आप ये बता दें कि आपके कितने सही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा। साथ ही आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा सही उत्तर का चयन करने के लिए, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो 4 विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। ड, ढ, आगे भी ड और ढ है, क्ष, गे, र, ल। इन चारों में से कौन सा सही आपको ये बताना है। थोड़ा सा समय आपको दिया जा रहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए और जल्दी से अपने प्रश्न को लॉक कीजिए। चलिए बता दिया होगा आपने, चयन कर लिया होगा। अब देखते हैं आपका विकल्प दूसरा हो सकता है। दूसरा सही है, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसका एक दूसरा नाम है, मैं बता दूं आपको, द्विगुण व्यंजन है। जो हिंदी के व्यंजन है, हिंदी में नए हैं और ये हैं कौन से, ड और ढ। नहीं, जो दूसरा विकल्प है ये गलत है। पहला जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है, जिसके नुक्ता लगा हुआ नीचे, नुक्ता नहीं कहेंगे यहाँ पे, बिंदी लगी हुई है। नुक्ता क्या होता है, अरबी फारसी का जो संकेत होता है, सिंबल होता है, चिन्ह होता है और उसके लगाने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे जो ड और ढ है ये द्विगुण व्यंजन है, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा है, हमारी जीभ है, वो इनको एक झटके से फेंकती है। ड, ढ, ऐसा लगता है इनको फेंका जा रहा है। तो उत्क्षिप्त का अर्थ ही क्या होता है, फेंकना। इसलिए क्या हो गया, ये जो द्विगुण व्यंजन है इनको मिला के हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। 4 विकल्प हैं, उनमें से र है, ल है, श्र है और ड है जो द्विगुण व्यंजन है। ये तो आपको मुझे पता नहीं बताओगे, ये तो आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में पहले प्रश्न में बता दिया गया है। अब बचे आपके पास 3 विकल्प, इन तीनों में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन। मैं आपको बता दूं, पार्श्विक का अर्थ होता है बगल का। तो यहाँ पे कौन से व्यंजन का उच्चारण बगल से होता है जिसका अर्थ पार्श्विक होता है, जल्दी से चयन कीजिए। चलिए अब लॉक करते हैं। पार्श्विक व्यंजन है ल। क्या है, ल। जब इसका उच्चारण करते हैं जो प्राण वायु है, हवा है, वो बगल से निकल जाती है। तो जो ल है वो क्या है, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्न में से प्रकंपित व्यंजन कौन सा। पार्श्विक व्यंजन की बात हो चुकी, जिसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है, लेकिन जो प्राण वायु वो बगल से निकल जाती है, इसलिए पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। अब प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित का अर्थ है थरथराना, कंपन होना। तो यहाँ पे कौन से व्यंजन का उच्चारण करते हैं जिससे कंपन होता है, जीवा हमारी थरथराती है, कंपन होता है जीवा में। ड में, र में, ल में या त्र में, कौन से में होता है,
रै में होता है। कौन से में होता है? रै में होता है। माफ़ी चाहूँगी इसमें मैंने आपको समय नहीं दिया, लेकिन समय आपको मिल ही गया था, आप चयन कर सकते थे। तो यहाँ पे जो रै है वो क्या है? प्रकम्पित व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नासिके वर्ण कौन सा है? नासिके यानी कि नाक। त च ख ये कौन सा है नासिके वर्ण? मैंने उच्चारण किया, आपको पता चल गया होगा। नासिके, जिसे हम पंचम वर्ण भी कहते हैं, और पंचम वर्ण का नाम आते ही आप समझ गए कौन सा है पंचम वर्ण। ये कौन सा है? ये जिसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। ठीक है, तो नासिके वर्ण क्या हो गया इन तीनों में से? ये। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से देखिएगा और क्या करोगे? लॉक करोगे। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? ध्यान दीजिए, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के भेद पूछे हैं, कितने हैं? 3 है, 2 है, या फिर 4 है, या 5 है? प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के भेद बताने हैं। कितने हैं? प्राण तत्व हो सकता है आपके लिए नया हो, आपने पहली बार सुना हो, लेकिन जो हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, जानते हैं, थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, उनके लिए नया नहीं होगा। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2। अल्प प्राण और महाप्राण। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कौन से होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। ठीक है, अब अल्प प्राण कौन से वर्ण होते हैं, ये आगे प्रश्न आ रहा है, इसको देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। और इस प्रश्न को आप अवश्य लिखें। थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान दे के आप याद करोगे, ध्यान दोगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसे कौन से वर्ण हैं जो अल्प प्राण होते हैं? अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण होते हैं? देखिए, अल्प प्राण क्या होता है ये बता दूं मैं आपको पहले। अल्प प्राण वो होता है जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जो प्राण वायु है कम मात्रा में बाहर निकलती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं जो प्राण वायु बहुत कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में बाहर निकले, तो वो क्या होगा? अल्प प्राण। और महाप्राण जिसका उच्चारण करें तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्राण वायु निकले, तो वो क्या होगा? महाप्राण। आसान और सरल परिभाषा मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे प्राण तत्व के आधार पे 2 भेद हो गए, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण होते हैं और महाप्राण में कौन से होते हैं, ये देखते हैं। कौन कौन से 4 विकल्प मैं आपको पहले बता दूं, या आपको पता है तो आप चयन कीजिएगा मेरे बताने से पहले। चारों में आपको पढ़ के बता रही हूँ। पहला है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। य, र, ल, व तथा सभी स्वर और अनुस्वार, ये विकल्प सही है। या फिर प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, ऊष्म जो व्यंजन है, श, स, श और है, और साथ ही विसर्ग। ठीक है, ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प है पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व सभी स्वर, और जो द्विगुण व्यंजन है ड और ढ, ये। या फिर प्रत्येक वर्ग का, ये प्रत्येक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। ठीक है, ये इनमें से कौन सा अल्प प्राण है ये बताना है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समय दे रही हूँ, ध्यान से इसको देख ले एक बार और सही विकल्प का चयन करें। कौन सा होगा? अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए, इसका विकल्प है पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अल्प प्राण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ ही य, र, ल, व सभी स्वर और अनुस्वार, ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, यदि आसान ट्रिक मैं आपको बताऊं इसकी क्या होगी, आप 135 लिख लीजिएगा। 135। ठीक है, इस 135 का मतलब है 1 से पहला वर्ण, 3 से तीसरा वर्ण और 5 से पांचवा वर्ण। ठीक है, ये रैलेव आप याद कर लोगे, 40 वर्ण है, सभी स्वर भी याद कर लोगे और साथ ही अनुस्वार। ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। 135 को ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि अल्प प्राण में क्या आता है? 135, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। पहला कौन सा? कै के लाइन में कै होता है,
तीसरा कौन सा होता है, ग होता है। ऐसे ही पांचवा क्या अंग है, ऐसे सभी वर्ग में पहला तीसरा पांचवा साथ ही ये लव है, सभी स्वर और अनुस्वार किसमें आएंगे, अल्प प्राण में आते हैं। अब ये जो आगे है इनको भी बता दूं, ये भी देख लीजिएगा। जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन साथ ही विसर्ग, ये क्या है, महाप्राण में आते हैं। किस में आते हैं, महाप्राण। लिख लीजिएगा इनको भी, दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक क्या हो जाएगी, दूसरा के लिए 2 और चौथे के लिए 4, 24, यानी कि महाप्राण में क्या आएगा, 24 आएगा। साथ ही ऊष्म व्यंजन, चारों ऊष्म व्यंजन और विसर्ग, विसर्ग का जो सिंबल है जिसका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है, ठीक है की तरह होता है। तो ये किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। किस में आते हैं, महाप्राण में। क्या याद रखोगे, 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण साथ ही ये सभी स्वर और द्विगुण ड और ढ, ये क्या है, ये एक होता है घोष वर्ण और एक होता है अघोष वर्ण। नाम सुना होगा आपने, घोष और अघोष। घोष जिसका उच्चारण करें तो नाद उत्पन्न हो, नाद यानी कि गूंज उत्पन्न हो, ठीक है। अघोष जिसमें गूंज उत्पन्न ना हो। जिन वर्णों का उच्चारण करे तो एक गूंज सी आवाज आए, गूंज आए, तो वो क्या आता है, घोष यानी कि सघोष। और अघोष जिससे गूंज या नाद उत्पन्न ना हो। तो जो क्या है, जो अल्प प्राण होते हैं वही क्या होते हैं, सघोष होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। देखो अल्प प्राण में भी क्या है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा वर्ण है, ये लव है, सभी स्वर है, ठीक है। ये और जो द्विगुण व्यंजन ये अलग है, क्या है, द्विगुण व्यंजन भी इसमें क्या होते हैं, सघोष में होते हैं, घोष वर्णों में होते हैं। इनको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अंतिम क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, पहला यानी कि क और ख और साथ ही ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में ध्यान दीजिएगा, 3 है, तीनों श है, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, तीनों क्या है, श है। किसमें, अघोष में। जो है वो किस में आ गया था, किस में आ गया था, है सघोष में आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जो है वो भी किस में है, ये लव है और साथ ही घोष वर्णों में है भी है, ठीक है भी है। सघोष में यह है, अघोष में क्या है, पहला दूसरा वर्ण है और साथ ही तीनों श है, उस व्यंजन श श श और श, ठीक है। ये क्या है, अघोष में है। समझ में आ गया। ये थोड़ा कठिन था, इसको पोज करके आप अच्छे से देख लीजिएगा और नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय हो गया इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन पे है, निम्न में से अग्र स्वर कौन सा, अग्र। देखो जब हम उच्चारण करते हैं तो कुछ जो स्वर है उनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है, कुछ का मध्य भाग से होता है और कुछ का पश्च यानी कि पीछे के भाग से होता है। तो आप उच्चारण करके देख लीजिएगा, आपके पास 11 के 11 स्वर हैं तीनों विकल्प में, तो किसका अग्र भाग से उच्चारण होता है, जिह्वा के अग्र भाग से कौन से स्वर का उच्चारण होता है, ये बताना है। ये आप उच्चारित करके देखिएगा और फिर बताइएगा, फिर लॉक कीजिएगा अपने प्रश्न को। कर लिया उच्चारित। चलिए तो इसमें क्या होगा, जो अग्र स्वर है ई ए ऐ, जो दूसरा विकल्प है ये क्या है, अग्र है। क्या है, अग्र स्वर है, जिह्वा के अगले भाग से ये बोले जाते। ए क्या है, मध्य स्वर है, ए क्या है, मध्य। और जो ये बच गए, जो हमारे कितने बच गए, 6 स्वर बच गए हैं, ये क्या है, पश्च। इनका जिह्वा के पीछे के भाग से उच्चारण होता है, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिएगा। और ये प्रश्न बहुत बार स्क्रीनिंग एग्जाम में भी आया हुआ है और साथ ही स्टेट में भी आया हुआ है, इसको अच्छे से ध्यान लिखिएगा और याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श जिनका उच्चारण करते हैं तो जिह्वा के मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो यहाँ पे कितने हैं, 20 हैं, 2 हैं, 25 हैं या फिर 4 है, कितने स्पर्श व्यंजन। और साथ ही स्पर्श व्यंजन का एक दूसरा नाम भी है, वो क्या नाम है आप लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या नाम है दूसरा। चलिए स्पर्श व्यंजन 25 है, कितने हैं, 25 है और कहाँ से कहाँ तक है, ये है कैसे मैं तक। और इनका जो दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन, क्योंकि वर्गों में बटे हुए वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, इसी तरह 5 वर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है और पवर्ग है, 5 वर्ग है, 5 पर 1 है, 25 हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पे आ रहा है, कंघी में
कंघी, ये यहाँ पे है कंघी में पंचम वर्ण है। जो कंघी है यहाँ पे ही बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। कंघी में पंचम वर्ण कौन सा है? न है, म है, अंग है या फिर अनुस्वार, अंग अनुस्वार है। कंघी में ध्यान दीजिएगा, कंघी में कौन सा पंचम वर्ण है बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। क्या अनुस्वार है? अनुस्वार कर देते हैं, बिल्कुल सही होगा। क्या करेंगे? अनुस्वार, अनुस्वार कर देंगे। आपका भी यही है? अगर आपका यही है तो आप भी गलत हैं और मैं भी गलत हूं। क्या है ये? अंग आएगा। क्या आएगा? तो तीसरा विकल्प ये आएगा, ये बिल्कुल सही है। क्यों? देखो कंघी नहीं, कंघी में ये भी नहीं आएगा। जो पहला है न आएगा। क्या है इसमें? न आएगा। क्यों? जो यहाँ पे देखो अनुस्वार से पहले जो बिंदी लगी हुई है क के ऊपर, इससे इसके बाद में क्या है? ध है। क्या है? ध। और ध से पहले यानी कि ध की जो ध से पहले अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है, तो ध का पंचम वर्ण कौन सा होता है? ध कौन सी लाइन में होता है? इसका पंचम वर्ण क्या होता है? त, थ, द, ध, न होता है पंचम वर्ण। तो यहाँ पे क्या होगा? न आएगा। क्या आ जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंघी। कंघी बोलेंगे, लेकिन यहाँ जब लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे न नहीं लिखेंगे, कंघी की आवाज आती है, अब अंग की आवाज आती है। और पंचम वर्ण कौन सा इसमें? न है। कौन सा है? न। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप देखोगे कि कौन सा वर्ण है जिससे पहले अनुस्वार लगा हुआ है, तो हम जिस वर्ण से पहले अनुस्वार लगा हुआ है उस वर्ण को देखेंगे कि कौन से वर्ग का है वो। ठीक है? जो 5 वर्ग इनमें से किसी वर्ग का है तो क्या लगेगा? उसी वर्ग का पंचम वर्ण होगा। अन्यथा ये व है होगा, या जो उष्म व्यंजन है वो होंगे, तो तब क्या होगा? अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। य व और साथ ही उष्म व्यंजन यदि ये हो तो क्या होगा? अनुस्वार का प्रयोग होगा। अन्यथा क्या होगा? जो पंचम वर्ण होगा उसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पे पंचम वर्ण कौन सा है? न है, तो न आया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, वाक्य के कितने अंग है? कितने अंग? 2, 3, 4, 6। कितने हैं अंग वाक्य के? वाक्य के अंग होते हैं 2। कौन से होते हैं? 2। कर्ता और क्रिया। कर्ता जिसको उद्देश्य बोलते हैं और क्रिया जिसे विधेय बोलते हैं। उद्देश्य और विधेय 2 अंग होते हैं वाक्य के। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है, यानी कि क्रिया होती है। ठीक है, और कर्ता सब्जेक्ट। आगे बढ़ते, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? 3, 8, 4, 2। रचना की दृष्टि, ध्यान दीजिएगा, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? आपको अच्छे से पता है, 3 भेद है। कितने हैं? 3 भेद है। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 13 है, अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद। वो था रचना के आधार पे 3 भेद है। अब बताना अर्थ के आधार पे कितने भेद होते हैं? 3, 8, 5, 4। 5 भेद होते हैं? नहीं, गलत होगा। अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं 8 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे सरल वाक्य है, निषेधात्मक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। इस तरह क्या है? ये 8 है। आगे देखिए, शब्द है घोड़ा, परसों, धीरे धीरे, समीप और अधिक, पैदल। निम्न शब्दों में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द कौन सा है? जिन शब्दों में लिंग के कारण, विचार, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण परिवर्तन होता है, विकार होता है, बदलाव होता है, वो होते हैं विकारी। और जिन शब्दों में ना लिंग के कारण, ना वचन के कारण, ना काल के कारण, ना कारक के कारण कोई बदलाव हो, ना बदलाव नहीं हो, ना हो बोला है मैंने, ना हो, वो क्या होता है? अविकारी होता है। तो आप शब्द ढूंढिए, कौन से शब्द में लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, वही क्या होगा? विकारी होगा। जिसमें बदलाव नहीं होगा वो क्या होगा? अविकारी। शब्द है घोड़ा, समीप, अधिक, पैदल। इन चारों में से कौन सा सही है ये बताना है, और आपने चयन कर लिया होगा। सही है घोड़ा। घोड़े का क्या हो जाएगा?
बहुवचन में घोड़े हो जाएगा। ठीक है, समीप अधिक वाक्य में ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ना लिंग के कारण, ना वचन के कारण, ना काल के कारण, ना कारक के कारण। तो ये तीनों क्या है, अविकारी हैं। क्या है, अविकारी। और जो घोड़ा है वो क्या है, विकारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अविकारी या अव्यय, अविकारी को दूसरा नाम क्या है, अव्यय। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। कि कितने भेद होते हैं, 4, 2, 5 या फिर 3। कितने भेद होते हैं विकारी के, अविकारी के, माफी चाहूंगी। विकारी के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी के, अविकारी के कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिएगा। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और क्या बताओगे, विस्मयादि बोधक, और जो 5वां है निपात। ठीक है, ये 5 भेद होते हैं अविकारी के। इनमें ना लिंग के कारण, ना वचन के कारण, ना काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिएगा, वह पैदल चलता है, वह पैदल चलता है, इनमें से क्रिया विशेषण कौन सा है, वह पैदल चलता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा। क्रिया विशेषण जो अविकारी है, इसके 4 भेद होते हैं, चारों दिए हुए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ये है क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। इन चारों भेद में से इस वाक्य में कौन सा भेद है, वह पैदल चलता है, कौन सा भेद है, कौन सा है, रीतिवाचक। क्यों, चलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है, पैदल, पैदल चल रहा है। जो क्रिया की विशेषता बताओ क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। और कैसे चल रहा है, चलने का ढंग है, कैसे चल रहा है, पैदल चल रहा है। तो यहाँ पर रीतिवाचक, जिस क्रिया विशेषण में रीति का, ढंग का, क्रिया की रीति का, ढंग का पता चले, वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। या क्रिया कैसे हो रही है, चलने से हो रही है। कैसे चलने से, पैदल चलने से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, जो कि इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 3, 2, 5, 4। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें यदि चैनल पर नए हैं तो, अन्यथा सब्सक्राइब ना करें। ठीक है, चलिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, उनके सहयोग के लिए उनकी आभारी हूँ। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं ये बताना, 3, 2, 5, 4। कितने भेद है, बनावट, बनावट जिसको बोलते हैं व्युत्पत्ति बोलते हैं और रचना बोलते हैं। रचना कह लो, बनावट कह लो, व्युत्पत्ति कह लो, इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं ये बताना है। और शब्द के भेद होते हैं 3। अब कौन कौन से हैं ये आप बताओ। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये है बनावट, रचना या व्युत्पत्ति। अब मैं एक प्रश्न आपको देती हूँ, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है ये आप बताइएगा और साथ ही कमेंट करके लिखिएगा। उत्पत्ति जिसको स्रोत बोलते हैं, उद्गम बोलते हैं, इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये अवश्य बताइएगा। और अंत तक बने रहने के लिए आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। आपका दिन शुभ हो।